स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी एडवांस अकाउंटिंग के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे भी जितने भी अकाउंट से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं या जो लोग अकाउंटिंग के अंदर काम करते हैं उनको ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके बारे में आपने सुना होगा। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो कैश होता है। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इसमें हम लोग देखेंगे एक स्टेटमेंट को बना के कि उसका मकसद क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कैश फ्लो किसको कहते हैं और फिर उसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, कैश फ्लो की जहां तक बात है तो ये फ्लो का मतलब आना और जाना दोनों होता है। यानी बिजनेस में जो कैश आ रहा है या बिजनेस से जो कैश जा रहा है उसका एक स्टेटमेंट बना के हम लोगों को समझना है। तो आप नोटबुक लेके रेडी हो जाइए और उसको जो है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे नोट करते रहिए। अब हम लोग एक एक स्लाइड करके पहले समझेंगे, फिर समझने के बाद एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको सॉल्व करके देखेंगे। स्टूडेंट्स, दिमाग में बात आती है सबसे पहले कि व्हाट इज कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या? तो मैं आपको बताऊं, एक स्टेटमेंट है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जैसे बैलेंस शीट होता है, ठीक उसी तरह का एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम एक फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, चाहे हमारे बिजनेस का नेचर कोई भी हो, चाहे हम सर्विस सेक्टर में जॉब करते हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या कोई बिजनेस है जिसमें हम ट्रेडिंग का काम करते हो, तो नेचर ऑफ बिजनेस कुछ भी हो सकता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी आपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज की उसके थ्रू जो बिजनेस में पैसा आया और उसकी वजह से जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है उसकी वजह से जो आपके बिजनेस से पैसा गया, उन्हीं का एग्रीगेट डेटा को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रखते हैं। इससे हमें मालूम चल पाता है कि एक्चुअल में हमारे पास कैश कितना है, एक साल के अंदर बिजनेस में कितना कैश आया और वो किस किस जगह से आया, यानी उसका सोर्स क्या था, और जो हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है बिजनेस से वो कहाँ पे जा रहा है, यानी हम कहाँ पे उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, उसका भी एक डिटेल जो है हम एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, इसको पढ़ने से फायदा ये होता है कि कैश जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड होता है, उसी तरीके से बिजनेस को चलाने के लिए कैश होता है। तो कैश ज्यादा हो जाए तो भी बिजनेस को अफेक्ट करता है, कैश ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान करता है। यानी ऑप्टिमम लेवल पे कैश बिजनेस में होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से बिजनेस में उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कहाँ से हमारे पास पैसा आता है और कितना पैसा होना चाहिए जिससे कि बिजनेस आपका ऑपरेट करे, ये चीजें हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर समझते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा स्लाइड्स है उसमें ये बताया गया है कि कैश फ्लो को अगर आपको समझना है तो कोई उसका एक फॉर्मूला नहीं है कि एक स्टेटमेंट बनाया और बस आप लिखते चले गए और जो भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसको आप लिख रहे हैं और एक डेटा आपके पास तैयार हो गया। बिल्कुल उस तरीके से अगर आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए, किसी भी बिजनेस का जो नेचर होता है वो 3 तरह का हो सकता है आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हो, यानी जिसमें आपका एंगेजमेंट होता है, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे या जैसे आप ट्रेडिंग का काम कर रहे, सामान खरीद रहे, बेच रहे, जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक दूसरी एक्टिविटी है जिसके जरिए भी पैसा आता और जाता है। दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपने कहाँ पे पैसा लगाया है जिससे आपको रिटर्न मिल रहा है या इनकम जनरेट हो रही है, या आपका पैसा जो है कहाँ पे जा रहा है। यानी आप जो पैसा कहीं लगाते हैं तो एक तो आउटफ्लो हो जाता है
और पैसा जब वहां से आना शुरू होता है तो इनफ्लो हो जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है कैश फ्लो के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक पैसे की जरूरत होती है, जिसे हम फंड या कैपिटल के नाम से जानते हैं। तो आपके पास ये कैपिटल कहाँ से आया? क्या ये आपका खुद का है, या आपने बैंक से लोन लिया, या आपने डिबेंचर इशू किया, या आपने शेयर इशू किया, या आपके पास जो पैसा आ रहा है उसका सोर्स क्या है, किसकी वजह से आपका जो कैपिटल है या जो आपका पैसा है वो बढ़ रहा है, और कहां कहां पे आप पैसा आपके पास से जा भी रहा है। क्योंकि हमारा बहुत सारा जिसे डिविडेंड का पेमेंट करना होता है, लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, तो बिजनेस से पैसा जाता भी है। मैच्योरिटी जब हो जाती है तो डिवेंचर का भी पेमेंट करना होता है, और शेयर्स के अंदर भी कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जैसे कि आप नाम सुना होगा आपने कि इक्विटी और प्रेफरेंशियल। तो जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक टाइम के बाद पेमेंट करना होता है। तो ये जो पेमेंट है आता है और जाता है, जिसकी वजह से आपका कैपिटल का साइज घटता और बढ़ता है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स ये हम समझ पाए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपको समझना है तो ये जानना पड़ेगा आपको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 तरह की एक्टिविटी होती हैं, और फिर उन तीनों एक्टिविटी को एक एक करके समझना होगा। सबसे पहली एक्टिविटी की बात करें, जैसा कि मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, या तो आप गुड्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सामान खरीदना बेचना आपका काम है, या आप सर्विस सेक्टर में हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, आर्किटेक्चर हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इसके थ्रू जो है पैसा आता जाता है, जो कि आपका जो है प्राइमरी जो बिजनेस है, यानी आपका प्रिंसिपल बिजनेस है। तो जो प्रिंसिपल बेस्ड एक्टिविटी होती है जिससे आपको पैसा आता है या आपके पास पैसा जाता है उस एक्टिविटी की वजह से, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि मेरी एक शॉप है और मैं उसमें सामान खरीद के रख रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा चूंकि एंगेजमेंट है, वही मेरा बिजनेस है, उसमें मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, तो उसके जरिए जो भी पैसा आएगा जाएगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। यहाँ पे दोस्तों ये आपको समझना है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो 2 तरीके से बनाया जा सकता है, 2 तरीके से उसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। ज्यादातर तो इनडायरेक्ट मेथड का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में कैश और नॉन कैश दोनों को ही इन्वॉल्व किया जाता है, और डायरेक्ट मेथड से भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है, यानी रेयरली यूज्ड होता है। अब फट से उसके बाद हम लोग ये समझ लेते हैं स्टूडेंट्स के ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जिसको हमने समझा कहते किसको हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता क्या है। देखिए, आप सेल करेंगे गुड्स या आप सर्विस को सप्लाई करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, या फिर आपको कहीं से डेटर से पैसा आ रहा है, लॉ सूट का सेटलमेंट हुआ तो पेमेंट आ रहा है, इंश्योरेंस है आपका क्लेम करा तो पेमेंट आ रहा है, या सप्लायर के यहाँ से पैसा एक्सेस हुआ तो रिफंड आ रहा है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्यादा पैसा दिया तो पैसा वापस आ रहा है। इसी तरीके से आपको लाइसेंसिंग से भी आपको पेमेंट एक रेगुलर हो रहा है। तो ये तो बात थी कि आपके पास इनफ्लो पैसा आ रहा है जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू आ रहा था। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में स्टूडेंट्स ये समझते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही पैसा जाता कहाँ है। तो या तो आप अपने एम्प्लॉय का पेमेंट करते हैं, जहां से सामान खरीदते हैं उसका पेमेंट करना होता है, उसको सप्लायर बोलते हैं। आपके ऊपर कुछ चार्ज लग जाते हैं, पेमेंट तो फाइन वगैरह वो भी पेमेंट करना पड़ता है। कोई केस होता है, अगर आपको उसका सेटलमेंट करना है, कोई कोर्ट का जजमेंट आता है कि आप पार्टी को पेमेंट करिए, तो हमें करना पड़ता है। हमारी एक लायबिलिटी होती है टैक्स का पेमेंट भी करना, और कस्टमर को हमारी कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं कि जब उसका एक क्राइटेरिया मीट हो जाता है
तो फिर हमें कस्टमर को पेमेंट करना पड़ता है। इसी तरीके से असेट्स का सेटलमेंट करना है तो पेमेंट करना है, और कभी कभी क्रेडिटर का हम लोग टाइम से पेमेंट नहीं कर पाते तो वो हमारे ऊपर ब्याज लगा देता है, इंटरेस्ट लगा देता है, और उस इंटरेस्ट का भी हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो ये हम समझ रहे थे स्टूडेंट्स कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है। तो हमने बताया कि ये आपका मेन बिजनेस है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से आपके पास पैसा आता है या पैसा जाता है। इसमें शर्त ये है कि इसमें आपका एंगेजमेंट है, इन्वॉल्वमेंट है, और इसमें आप जो आपका प्राइमरी बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि पैसा लगा दिया और घर पे आप बैठे हुए हैं तो इनकम हो रही तो उसको ऑपरेटिंग कहेंगे, नहीं। उसमें ऑपरेशनल एक्टिविटी होना चाहिए, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट, इंगेजमेंट होना चाहिए। तो उससे अगर कोई रिवेन्यू जनरेट होता है, एक्सपेंस क्रिएट होता है, तो वो हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और फिर उसके बाद हमने बताया ये एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू पैसा हमारे पास आता है, और ये एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू हमारे पास से पैसा जाता है। तो इसको इनफ्लो और आउटफ्लो बोलते हैं। आते हैं दूसरी एक्टिविटी पे स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाम से ही मालूम पड़ता है ये एक इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपका एक बिजनेस है। इसके अलावा आपने क्या किया, कहीं पे कोई आपने लॉज बना दिया, कोई बिल्डिंग बना दी, किराए पे उठा दिया, आपने जमीन खरीद ली, उसे छोड़ दिया। इस तरह का आपने जो है शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, मशीनरी खरीद ली और बिजनेस में यूज कर लिया। तो मालूम है इससे क्या होता है आपको, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया लेकिन इसका जो आपको बेनिफिट है वो 1 साल से ज्यादा। जैसे आपने मकान खरीदा तो मकान खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आपके पास एक लॉन्ग टर्म ये असेट्स हो गया और इसकी कीमत बढ़ती रहेगी धीरे धीरे, जैसा भी मार्केट रेट होगा उसके हिसाब से बढ़ती रहेगी, और आपको एक रेगुलर जो है इनकम जनरेट होती रहेगी। शेयर ट्रेडिंग के केस में भी होता है। सपोज कि आपने कोई मशीनरी खरीद ली और अपने ही बिजनेस में यूज कर रहे हैं, महंगी मशीन है, 10 लाख की मशीन है मान लीजिए, तो क्या होगा, उस मशीन को जब यूज करेंगे बिजनेस में तो हमें उससे इनकम जनरेट होगा, और एक रेगुलर इनकम हमें जनरेट होगी और उससे हमें फायदा होगा। तो स्टूडेंट्स यही समझना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आता है, एक लॉन्ग टर्म असेट्स आता है। असेट्स जो है हम बिजनेस में यूज करते हैं, और इन्वेस्टमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में एक टाइम पीरियड के बाद उससे एक अच्छा हमें रिटर्न मिले। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। अब ये स्टूडेंट्स जानना जरूरी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कैसे आप समझेंगे। देखिए, अगर आप फिक्स असेट्स परचेज करते हैं, पहला पॉइंट आप देखिए, फिक्स असेट्स परचेज करते हैं, जाहिर सी बात है आपके पास से पैसा जाएगा, क्योंकि जब असेट्स आएगी तो पेमेंट तो जाएगा। तो ये आउटफ्लो है, यानी पैसा जब जाता है तो आउटफ्लो बोलते हैं, उसी को कहा जाता है निगेटिव कैश फ्लो। ये निगेटिव कैश फ्लो हो गया, यानी पैसा बिजनेस से जा रहा है, आप ये कह सकते हैं बिजनेस से पैसा कम हो रहा है। सेल ऑफ फिक्स असेट्स, आपके पास एक पुरानी मशीन है, वर्किंग में नहीं है, या उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है, उसे रिप्लेस करना चाहते हैं आप, या कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है उसको आप लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, फिक्स असेट जो पुरानी उसे सेल कर देंगे, तो आपके पास जो भी मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से पैसा आएगा। और ये जो पैसा है स्टूडेंट्स, ये आपका इनफ्लो है, इसको पॉजिटिव कैश फ्लो कहा जाता है। इसी तरीके से आपने बॉन्ड्स में और स्टॉक यानी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो शेयर खरीदेंगे तो पैसा तो आपके पास से जाएगा, जब वो शेयर को बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो अभी तो क्या है कि परचेज कर रहे हैं, चाहे बॉन्ड जो सरकार से हम खरीदते हैं और जो कंपनियों का शेयर खरीदते हैं उसको स्टॉक बोलते हैं, इनको इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा जाता है आपके पास से, तो ये निगेटिव कैश फ्लो होता है, यानी आपके सिस्टम से इतना पैसा कम हो जाता है। लेकिन अगर दोस्तों यही आप इंस्ट्रूमेंट बेच देते हैं एक टाइम के बाद और आपको रिटर्न अच्छा मिलता है, हो सकता है कि आपको रिटर्न कम भी मिले लेकिन पैसा आता है, कम आए या ज़्यादा आए, तो उसको पॉजिटिव कैश फ्लो कहते हैं। इसके बाद एक काम और क्या होता है, ज़्यादातर बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो
लोन दे देते हैं किसी को। अब लोन देंगे तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो आपने लोन दे दिया। तो आपने लोन दिया तो वो पैसा आपका डूबा नहीं है, बल्कि उस लोन से आपको क्या हो रहा है, एक रेगुलर इंटरेस्ट जो है इनकम अर्न हो रही है। तो खैर अभी फिलहाल तो क्या हो रहा है, आपके पास से पैसा चला गया लोन देने की वजह से, तो ये भी आपका एक निगेटिव कैश फ्लो है। लेकिन आपने 5 साल के लिए लोन दिया था, 5 साल पूरा हो गया, अब आपका लोन का जो पैसा है वह वापस आ गया, तो सिस्टम में पैसा वापस आ गया, तो वो पॉजिटिव कैश फ्लो है। तो अगर हम ओवरऑल समझें तो यही समझ पाए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो संबंध है, जो उसका रिलेशन है, वो दो चीजों से है। एक फिक्स एसेट्स, जनरली लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, एक इन्वेस्टमेंट, वो भी लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। तो अगर इनको आप परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, तो निगेटिव कैश फ्लो और पॉजिटिव कैश फ्लो या इनफ्लो आउटफ्लो जनरेट होगा, और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट, जो तीसरा हमारा एक्टिविटी है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो एक्टिविटी के अंदर 3 एक्टिविटीज आती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग। हो सकता है कि आपका बिजनेस सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता हो, तो सिर्फ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूज करके ही कैश फ्लो बनाना है, दूसरे इस एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हो सकता है आपके बिजनेस का नेचर ऐसा हो कि ऑपरेटिंग भी हो और इन्वेस्टमेंट भी हो, तो ये दोनों यूज करना पड़ेगा आपको। यानी जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो इन दोनों एक्टिविटीज को यूज करना पड़ेगा। हो सकता है आपका बिजनेस का नेचर ऐसा हो जहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हो रही है, इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी भी हो रही है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जब कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाएंगे और एक्चुअल कैश की पोजीशन जानना चाहेंगे, तो आपको इन तीनों एक्टिविटी को अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर यूज करना पड़ेगा। तो खैर हम लोग बात कर रहे थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर की तीसरी एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, और ये क्या बताता है आपको। देखिए, फाइनेंसिंग का मतलब, फाइनेंस का मतलब होता है ये मॉनेटरी टर्म है, यानी इससे क्या होता है कि रिलेट टू मनी, यानी इससे जो आपकी इक्विटी है या आपका जो कैपिटल है, वो उसका जो साइज होता है, वॉल्यूम होता है, वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? देखिए, डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज हैं। अगर आप उन रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा। जैसे आपने शेयर यूज किया, यानी आपकी कंपनी है और आपने पब्लिक में शेयर यूज किया, इशू करा, तो लोगों ने खरीदा, आपके पास पैसा आएगा। डिबेंचर इशू करा, आपके पास पैसा आएगा। आपने लोन लिया, आपके पास पैसा आएगा। लेकिन ये जो पैसा आ रहा है वो कोई बिजनेस करने से नहीं आ रहा है, सेल करने से नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट करने से नहीं आ रहा, बल्कि आपको एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जिससे कि आप अपना एक बिजनेस चलाएं और उस पैसे को यूज करके मुनाफा कमाएं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मीनिंग ये हुआ कि ऐसा पैसा जिसकी वजह से जो बिजनेस का ओन्ड कैपिटल या बारोड कैपिटल है उसका साइज चेंज होता है, यानी उसका कैपिटल का साइज घटता या बढ़ता है। बढ़ता है तो इट मींस ये पॉजिटिव कैश फ्लो है, आ रहा है सिस्टम में, और अगर घटता है इसका मतलब है कि आपने पेमेंट किया है, तो इससे निगेटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट के, यानी ये निगेटिव कैश फ्लो माना जाएगा। तो हमारा जब भी कैपिटल का साइज घटेगा, बढ़ेगा, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स हमें समझ में आएगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते किसको है। देखिए, आपने स्टॉक को, यहां शेयर से मतलब है, आपने क्या किया, शेयर इशू करा, तो आपके पास कैश आएगा, तो इट मींस कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आपने शेयर्स को खरीदने पे खर्च किया, बहुत से ब्रोकरेज देना पड़ता है, कमीशंस पे करना पड़ता है, प्लस बहुत सारी एजेंसियां होती हैं, उनके थ्रू शेयर को सेल करना पड़ता है, तो खर्च होता है, तो इसको बोलते हैं
शेयर रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये होता है कि जो हमारा डेप्थ होता है या डेट, आपने सुना होगा डिबेंचर का नाम, कि जब भी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या करती है कंपनी, पब्लिक के अंदर डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर और शेयर में जरा सा फर्क ये होता है कि डिबेंचर में जो भी कस्टमर्स होते हैं उनको ये श्योरिटी होती है कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं, यानी कि डिबेंचर में कोई न कोई कंपनी आपको सिक्योरिटी जमा करके रखती है कि कल अगर हमारी कंपनी दिवालिया हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो हम जो है उसका पेमेंट कर पाएंगे। तो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं या इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें रिस्क बहुत कम होता है। शेयर में रिस्क हाई होता है और डेट में रिस्क लो या ना के बराबर होता है। तो इस वजह से ये दोनों इंस्ट्रूमेंट के जरिए हमारा जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कैश हमारा घटता और बढ़ता है। फिर हम क्या करते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक फिक्स रेट से प्रॉफिट का एक परसेंटेज जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है, पेड करते हैं। तो ये भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और इसके अलावा हम लोग कुछ एम्प्लॉय के फ्यूचर्स के लिए कुछ जो है स्टॉक्स में पैसा रखते हैं और जब वो मैच्योर होता है तो फिर हम उनका पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है हम जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर एक्टिविटीज को, इन सारी एक्टिविटीज को रखते हैं। तो अब तक आपने देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपको बनाना है तो उसके अंदर 3 एक्टिविटी को आपको समझना है। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल पर और वहां ये समझते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो समझाने जा रहा हूं क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान से देखिएगा, इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इस्तेमाल करके आप बताइए कि बिजनेस का कैश फ्लो कितना हुआ। और उसके बाद लिखा है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हुआ था वो 2,57,000 रुपए का हुआ था और फिक्स असेट्स पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो 10,000 का हुआ। गुडविल पर जो एमोर्टाइजेशन हुआ यानी गुडविल की जो वैल्यू कम हुई वो 5,000 हुआ और जो आपने लैंड बेची थी उससे 3,000 रुपए का आपको मुनाफा हुआ। इसके अलावा दोस्तों आपको ये देखना है कि एक डेटा है आपके पास, नीचे आप देखिए यहाँ पे वो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन देता है कि 2018 में 12,000 रुपए का डेटर था और 19 में 15,000 का हो जाता है, यानी आपकी जो डेटर की वैल्यू है जो 3,000 रुपए से बढ़ जाती है। इसी तरीका से क्रेडिटर स्टूडेंट्स लायबिलिटी होता है वो 15,000 का है लेकिन अब 10,000 का है, यानी आपकी जो लायबिलिटी है वो 5,000 रुपए से घट जाती है। उसके बाद कैश है आपके पास, स्टॉक है तो वो 10,000 रुपए की वैल्यू का है 18 में, लेकिन 19 में क्या होता है कि स्टॉक घट जाता है और सिर्फ आपके पास 8,000 रुपए की वैल्यू का स्टॉक है, यानी यहाँ पे भी असेट्स आपका 2,000 का कम हो जाता है। लास्ट बात करें प्रीपेड एक्सपेंसेस की, तो पहले आपके पास 6,000 रुपए का था और अब वो घट के 4,000 रुपए का हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट मेथड का आप इस्तेमाल करिए। तो स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट मेथड मैंने बताया था कि 2 तरीके से आप कैश फ्लो बना सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो ये जो क्वेश्चन है चूंकि डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन वगैरह नॉन कैश है तो नॉन कैश इनडायरेक्ट में ही आ सकता है, इसी वजह से इसको इनडायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए कहा गया है। आपको मैं इसी वीडियो के अंदर डायरेक्ट मेथड से भी आपको कैश फ्लो बनाना बताऊंगा। तो पहले आप लोग समझिए कि इनडायरेक्ट मेथड को यूज करके कैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाया जाता है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू
जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं, आप इस तरह का 3 जो है कॉलम खींच लीजिए। ये 3 कॉलम एक पार्टिकुलर का रहेगा, एक अमाउंट, एक फाइनल अमाउंट। यहाँ पे हम लोग जो है अमाउंट रखेंगे और सबको जोड़ के जो फाइनल वैल्यू आएगी लास्ट वाले में रखेंगे, और ऊपर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब करेंगे कैसे? जब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूज किया जाता है तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो प्रॉफिट होता है उस साल का उसे लिखा जाता है। तो देखिए आपका प्रॉफिट है 2,57,000। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी इस साल कितना मुनाफा हुआ। तो 2,57,000 रुपये हम लोगों ने अभी देखा था, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद एक हेडिंग डालेंगे यहाँ पे ऐड, और क्या लिखेंगे? कैश एंड नॉन कैश एडजस्टमेंट, ये हेडिंग हम लोगों का रहेगा। यानी अगर कैश होगा तो भी ऐड करेंगे और नॉन कैश होगा तो भी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किसे ऐड करना है किसको नहीं। देखिए जो कैश एक्सपेंसेस होंगे, जो भी यहाँ पे हम इसकी साइज को बढ़ा देते हैं तो समझने में आसानी रहेगी आपको। इसको यहाँ से साइज बढ़ा के 16 या 18 कर लेते हैं ये। अब देखिए कैश एक्सपेंसेस है। कैश एक्सपेंस में क्या होता है? या तो आप सैलरी का पेमेंट करते हैं, या तो आप रेंट पे करते हैं, या आप कमीशन देते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। ये कैश एक्सपेंसेस आपने पेड करा, तो आप क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। ये जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो ऐड होंगे। अब आ जाते हैं इसके बाद नॉन कैश एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स, नॉन कैश एक्सपेंसेस का मतलब कि हमारे सिस्टम में पैसा कम होता है, हमारे बिजनेस में वैल्यू कम हो जाती है कैश की। जो भी उसकी वैल्यू हम मान के रखते हैं वो कम हो जाती है बट दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई मशीन है आपने खरीदा, 1 साल बाद फिर उसकी वो वैल्यू नहीं रह जाएगी। हालांकि आपको लगेगा देख के मशीन तो वही है, तो वैल्यू तो उतनी ही होनी चाहिए, लेकिन आप सोच के देखिए कि आपके पास एक मोबाइल है 10,000 का, 1 साल बाद आप बेचेंगे, बोलेंगे बिल्कुल नया है, तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलती है जितने में आप खरीदते हैं। यानी वो वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। उसके बहुत सारे वजह होते हैं। हमने डेप्रिसिएशन की जो वीडियोस बनाई हैं आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों वैल्यू कम हो जाती है। तो कम होने की बहुत सारी वजह होती हैं, तो यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको एक वीडियो के अंदर कम से कम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना आ जाए, जिससे कि आप जो है आसानी से एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को बना पाए। तो नॉन कैश की बात कर रहा था, तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन रखेंगे। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। एमोर्टाइजेशन है, देखिए ये भी जो है हमारा क्या है? एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, ये भी एक्सपेंस है। ये भी क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। किस में ऐड हो रहा है? नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड हो रहा है। तो चाहे वो कैश एक्सपेंस हो चाहे वो नॉन कैश एक्सपेंस हो, ऐड होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इधर आपको बता देते हैं एक चीज कि बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है। प्रॉफिट का मतलब कोई चीज हमारी एसेट से उसे बेच दिया, सामान की बात नहीं कर रहा हूं जो आप सेल करते हैं। कोई एसेट्स है जिसका आप बिजनेस नहीं करते, लेकिन आपको लगता है
इसे बेच देते हैं, अब हमारे काम की नहीं है, तो उससे भी हमें कभी कभी मुनाफा हो जाता है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा पैसा आ जाता है। तो अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप लेस कर दीजिएगा, और अगर आपको लॉस होता है तो ऐड कर दीजिएगा। यानी बिजनेस में कोई असेट्स को सेल करने की वजह से लॉस हुआ तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये ऐड हो रहा था, लॉस भी ऐड हो जाएगा, और जो प्रॉफिट होगा वो लेस हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो इनकम होती है, इनकम भी लेस हो जाती है। मतलब अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए कि जो खर्चे हैं तो जाहिर सी बात है उससे कैश कम होगा, तो उसे दोबारा जोड़ दिया जाता है ताकि एक्चुअल कैश पता चले। और जो इनकम होती है वो आपके ऐड हो जाती है बिजनेस में, तो उसे घटा दिया जाता है ताकि एक्चुअल कैश मालूम हो सके। तो लॉस और एक्सपेंसेस, अगर कहा जाए कि दो चीजें ऐड होती हैं, क्या क्या? एक लॉस और दूसरा एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में मैंने बता दिया कि दोनों ही तरह के एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। उसके बाद इनकम, इनकम आप यहाँ पे रख लीजिए, एंड प्रॉफिट, तो आप प्रॉफिट यहाँ पे ले लीजिए, वो भी ऐड हो जाएगा। सॉरी, इसको हम लोगों को लेस करना है। तो लॉस और एक्सपेंसेस को ऐड करना है और इनकम और प्रॉफिट को लेस करना है। तो अब ये चीजें ध्यान में रखेंगे और उसके बाद ऐड कैश एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस को करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। स्टूडेंट्स, अभी बताया हमने कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, 10,000 रुपए। इसका मतलब जैसा कि रूल ये कहता है कि कैश हो या नॉन कैश हो आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे आप उसकी वैल्यू भी देखिए कितनी उसकी वैल्यू है, तो वैल्यू है उसकी 10,000 रुपए, तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन का स्टूडेंट्स मीनिंग एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही है। किसी भी असेट्स की वैल्यू को कम अगर हो जाए तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन अगर वो असेट्स इनटांजिबल हो, जैसे गुडविल होता है, गुडविल जिससे कि कोई आदमी मशहूर हो जाता है तो कोई चीज उसके अंदर अलग से नहीं ऐड ऑन हो जाता है, बल्कि उसकी इमेज ऐसा माना जाता है मार्केट में कि बेहतर है, तो उसका एक वैल्यूएशन होता है, उसको गुडविल बोलते हैं। जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं तो उनकी जो एक वैल्यू क्रिएट हो जाती है, इस वजह से उनकी कॉस्टिंग अलग हो जाती है। तो उसी तरह से एक ब्रांडिंग, एक इमेज क्रिएशन जो होता है वो गुडविल होता है। और गुडविल भी जो है ना आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस के हिसाब से अप डाउन होता है, घटता है और बढ़ता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि आपका एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल यानी 5,000 से आपके बिजनेस की गुडविल कम हो गई है, तो उसको आपको ऐड करना है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल। तो रूल में क्या लिखा था कि प्रॉफिट हो इनकम हो तो लेस करेंगे, प्रॉफिट और इनकम को लेस करेंगे। इसका मतलब सिर्फ यही दो चीजें थी एक्सपेंस में, वो भी नॉन कैश थी, ऐड कर देंगे। तो पहले आप क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। और फिर जो 2,57,000 रुपए है उसमें 15,000 और ऐड कर दीजिए। तो ये आपकी टोटल वैल्यू अब हो गई प्रॉफिट की। फिर इसमें से आप लेस करिए प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ लैंड। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड देखिए 3,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। और रूल में हमने बताया आपको कि जब भी आपको प्रॉफिट हो तो क्या करिएगा, लेस। तो 3,000 रुपए घटा देंगे। घटाने के बाद इस 2,72,000 में से 3,000 घटा देंगे। अब ये जो वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे नेट कैश
फ्रॉम बिफोर लिखेंगे, नेट कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसको WCC कहा जाता है शॉर्टकट में। तो ये एक वैल्यू आ गई आपकी कि आपकी WCC यानी कि नेट प्रॉफिट में इनकम और एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के बाद, फिर से समझ लीजिए, प्रॉफिट में जो भी आपका इस साल का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में जो भी आपके कैश नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं या आपके लॉस या प्रॉफिट हैं, उनका एडजस्टमेंट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसका नाम है WCC, जिसको बोलते हैं नेट कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके बाद दोस्त क्या करेंगे हम लोग, ऐड, इसे डिलीट कर दीजिए और अब आ जाते हैं इस पे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी पे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू जब आप बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट तो उसमें फिक्स असेट्स कभी नहीं आएगा। फिक्स, देखिए फिक्स असेट सेल पे आया है, लेकिन कोई भी परचेज इन्वेस्टमेंट जैसा कोई भी चीज नहीं आएगा, हमेशा करंट असेट्स या करंट लायबिलिटीज आती है। तो आप देखिए, आपको देखना क्या है, दो चीजें देखनी है। डेटर क्या होता है, असेट्स होता है। 12,000 रुपए 18 पहले आएगा, 19 बाद में। 18 में आपके पास 12,000 की असेट्स थी और वही 19 में 15,000 की हो गई, यानी आपका असेट्स 3,000 से बढ़ गया। क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो 15,000 की लायबिलिटी थी, घट के कितनी की हो गई, 10,000, यानी लायबिलिटी आपकी 5,000 से कम हो गई। स्टॉक, ये भी आपका असेट्स है, पहले कितने का था, 10,000 का, अब कितने का है, 8,000 का, यानी ये भी आपका 2,000 रुपए से असेट्स कम हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस को असेट्स कहते हैं, मतलब एडवांस पेमेंट होता है। नाम से तो ऐसा लगता है कि एक्सपेंस है, लेकिन ये चूंकि एडवांस पेमेंट हुआ है, एक्सपेंस अभी हुआ नहीं है, फिर आगे का पेमेंट हो गया, एक्सपेंस होने से पहले ही पेमेंट हो गया, तो इस वजह से इसको असेट्स मानते हैं। तो पहले 6,000 था, अब 4,000 है, कम हुआ है, लेकिन तो आपको ये देखना अभी भी है तो 2,000 से कम हो गया है। तो ये कैसे एडजस्ट होगा, तो यहां पे इसका आपको फार्मूला है, उसको समझना होगा कि अगर करंट असेट्स इंक्रीज होता है, करंट असेट्स इंक्रीज होता है, तो आप क्या करेंगे, लेस। उसके बाद अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होता है, डिक्रीज का मतलब भी कम होने को कहते हैं। डिक्रीज मतलब कम होना और इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो इसको भी लेस करेंगे। यानी असेट्स अगर बढ़ता है तो हम उसे घटा देंगे, और लायबिलिटी घटती है तो घटा देंगे। और अगर आपका करंट असेट्स डिक्रीज होता है, डिक्रीज मतलब घटता है, तो जस्ट अपोजिट बढ़ा देंगे। और अगर आपका करंट लायबिलिटी इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है, तो इसे भी हम लोग ऐड करेंगे। ये स्टूडेंट्स फार्मूला है। एक फार्मूला है समझने का कि कैसे आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको ये समझना भाई कि करंट असेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या है, पहले तो आपको यही समझना होगा। तो करंट असेट्स अगर बढ़ रहा है तो आपको घटाना है, और अगर घट रहा है लायबिलिटी तो उसे घटाना है। अगर करंट असेट्स घट रहा है तो बढ़ाना है, और लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो बढ़ाना है। तो कुल मिला के अगर ऐसे समझे कि असेट्स घटेगा तो बढ़ाएंगे, यानी उल्टा चलेगा, और घटेगा तो बढ़ा देंगे। लेकिन लायबिलिटी सीधा है, यानी कि बढ़ेगी तो बढ़ा देंगे और घटेगी तो घटा देंगे। तो ये चीज को ध्यान में रख के अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, डेटर असेट्स है, पहले 12,000 रुपए का था,
अब 15,000 का है, यानी हमारा करेंट असेट्स 3,000 से बढ़ गया है। तो हमने क्या बताया कि करेंट असेट बढ़ेगा तो घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर, 3,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, 15,000 था, अब 10,000 है तो घट गया है। तो हमने क्या बताया था कि लायबिलिटी होता है क्रेडिटर, तो घटा देंगे। तो 2 लाइन छोड़ के यहाँ पे लिख देते हैं लेस, लिखेंगे डिक्रीज इन क्रेडिटर, 5,000 रुपये का यहाँ पे कम हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं स्टॉक। स्टॉक जो है स्टूडेंट्स असेट्स होता है, तो पहले 10,000 का था, अभी ये 8,000 का है, तो 2,000 क्या हो गया, कम हो गया। तो 2,000 कम हो गया यानी असेट्स कम हो गया है। तो असेट्स कम हो जाता है तो क्या बताया था कि करेंट असेट डिक्रीज, तो ऐड कर देंगे। असेट्स घटता है तो ऐड कर देते हैं। 1 मिनट। डेटर हमारा असेट्स था, पहले 12 था, 15 हो गया, बढ़ गया था, तो हमें इसे घटाना था, तो ये ऐड में चला गया है, तो हमें इसे घटाना है। कंट्रोल एक्स और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। इसको ऑल बॉर्डर कर देंगे। ठीक है, अब आप समझ लीजिए। करंट असेट्स पहले 12,000 का था, 15,000 का हो गया। डेटर असेट्स होता है, बढ़ गया, तो हमें उल्टा करना है, उसे घटा देना है। क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, ये सीधा रहता है, 15 था 10 हो गया, घट गया तो घटा देंगे। तो 2 चीजें तो घट गई। अब स्टॉक है, पहले था 10,000 का, यानी ज्यादा था, और अब घट गया है। तो जब घट जाएगा तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो लिखेंगे डिक्रीज इन स्टॉक। तो कितना फर्क पड़ रहा है, 2,000 रुपये का। उसके बाद स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन में एक ये है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारा करंट एसेट्स माना जाता है। पहले 6,000 का था, 4,000 का हो गया, यानी 2,000 और कम हो गया। तो जब कम हो जाएगा तो मैंने क्या बताया था कि ऐड कर देंगे, यानी करंट एसेट्स घटता है तो ऐड करते हैं। तो लिखेंगे डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो भी 2,000 रुपये आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है कि इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ऊपर जो वैल्यू थी उसमें प्लस का साइन लगा दीजिए, प्लस, ये 4,000 ऐड कर लीजिए, और फिर ये जो लेस की वैल्यू है उन दोनों को भी अलग से आप जोड़ लीजिए। उसके बाद आप फाइनल 2,73,000 जो वैल्यू आई है उसमें से ये 8,000 रुपये घटा दीजिए, 2,65,000। अब इसे लिखेंगे स्टूडेंट्स नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो 2,65,000 इसको बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने लगाया कि किस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का यूज करके उसमें एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं। एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट रखेंगे। नेट प्रॉफिट के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस हैं लाइक सैलरी, रेंट, कमीशन, etc, और जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, सारे एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं पीएल में। ऐड करने के बाद अगर कहीं प्रॉफिट है या कोई इनकम है उसको आप घटा देते हैं।
तो अब जो वैल्यू आती है, जैसे 2,69,000 जो वैल्यू आई है, उसको WCC यानी नेट कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कहा जाता है। उसके बाद जो आखिरी ट्रीटमेंट है वो ये है कि करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, इसके लिए हमने ये फार्मूला लिखा हुआ है कि करेंट एसेट्स अगर बढ़ता है तो आप घटा दीजिए, लायबिलिटी अगर घटती है तो भी घटा दीजिए, लेकिन अगर करेंट एसेट्स घटता है तो उसे बढ़ाइए, और अगर करेंट लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे बढ़ाइए। फिर फाइनली जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा आपका नेट कैश फ्लो। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही यूज करेंगे, और इसका यूज करके हम लोग ये देखेंगे कि एक्टिविटी ऑपरेटिंग होगी, लेकिन क्या डायरेक्ट मेथड यूज होगा या इनडायरेक्ट। तो आप बताइए, इसमें देख के ये जो भी है वो रिसीव फ्रॉम कस्टमर, सेल ऑफ, सारा क्या है, कैश में पैसा आ रहा है, ये कैश का अकाउंट है। यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट, यानी ये जो देख रहे हैं आप सारा कैश में गया हुआ है, और ये जो सारा है वो सारा कैश आपके पास आया हुआ है। इसमें तो कुछ भी नॉन कैश है ही नहीं, तो इनडायरेक्ट मेथड का कोई यूज ही नहीं होगा, यानी सिंपल आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है। इस तरीके से आप पहचान करेंगे। कोई भी आपको नॉन कैश एक्सपेंसेस में दिया नहीं हुआ है, जो भी दिया हुआ है एक तरफ कैश अकाउंट बना हुआ है, एक तरफ रिसिप्ट होता है, एक तरफ पेमेंट होता है, यानी इससे ये पता चलता है कि आपके पास इनफ्लो हुआ है और आउटफ्लो हुआ है। तो इन दोनों को कैसे बनाएंगे डायरेक्ट मेथड का यूज करके, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, ठीक उसी तरह का ये फॉर्मेट आप बना लीजिए। 3 कॉलम होंगे, एक पार्टिकुलर्स, एक अमाउंट, और ये एक फाइनल अमाउंट्स, जहाँ पे लास्ट में आप यहाँ पे आप रफ कर लेंगे, टोटल प्लस माइनस इधर करेंगे और फाइनल वैल्यू इधर रखेंगे। ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब आप कौन सा एक्टिविटी यूज करके इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि आप जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूज करिए, तो लिख देना बेहतर है, तो आप वहां पे लिख दीजिए। याद करिए कि पिछले क्वेश्चन में हमने कहा था आपसे कि नेट प्रॉफिट आप लिखिए, तो जो इनडायरेक्ट मेथड होगा वहां पे नेट प्रॉफिट आएगा। तो इसमें तो कोई आपका नेट प्रॉफिट है नहीं, सीधा सीधा है कि आपके पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो आप क्या करिए, यहाँ पे एक हेडिंग लिखिए रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब आया, तो आपके पास पैसा कहाँ से आया, तो ये आपके पास पैसा आया एक इक्विटी शेयर से, एक रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर से। तो आप लिख दीजिए इक्विटी शेयर्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर, और एक चीज और थी, ये सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कोई आपके पास एसेट्स थी उसको आपने बेच दिया, तो सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, ये आपके पास पैसा आया। अब उसकी वैल्यू 3 लाख, 28 लाख और 1 लाख, यहाँ पे डाल दीजिए। इक्विटी शेयर में 3 लाख रुपए, फिर कितना था 28 लाख रुपए, फिर 1 लाख रुपए, और तीनों को जोड़ के यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए सम का, और इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर। 32 लाख रुपए हुआ। तो अब आप इसको लिख दीजिए टोटल रिसिप्ट। ये रहा स्टूडेंट्स कि आपके पास कुल कितना पैसा आया। तो ये बहुत आसानी से आपने मालूम कर लिया कि किस तरीके से पता करेंगे कि कितना पैसा आपके पास आया। अब इसी तरीके से आपके पास से जो पैसा गया है उसको लिखेंगे पेमेंट। तो देखिए पेमेंट क्रेडिट साइड में होता है, ये सारे पेमेंट है। पहला क्या है, पेमेंट टू सप्लायर,
तो इसको हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें। उसके बाद हमें लिखना नहीं पड़ेगा तो इसलिए हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। ऑल बॉर्डर कर लीजिए और जो इसकी साइज हम लोगों की है 16 है वो रख दीजिए, और ये जो बाई लिखा हुआ है उसे हटा दीजिए। कोई लेज़र तो हम लोग बना नहीं रहे तो उसकी ज़रूरत है नहीं, तो आप इसको हटा दीजिए। आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, इससे आपका टाइम बच जाएगा, तो वो आप कर लीजिए। टैक्सेशन है, डिविडेंड है और लोन का रीपेमेंट है, तो इससे जो है आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या क्या आपने पेमेंट किया हुआ है। एक सप्लायर्स मतलब जिससे आप सामान खरीदते हैं उसको पेमेंट किया। कोई फिक्स एसेट्स खरीदा, पैसा गया आपके पास, पेमेंट हुआ। कुछ बिजनेस को चलाने के लिए छोटे मोटे खर्चे, ओवरहेड्स, वो भी हुए। सैलरी, वेजेस, गवर्नमेंट को टैक्स, शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करा और जिनसे लोन लिया था उनका लोन वापस कर दिया। तो ये आपके पास से पैसा जा रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू, उसको कंट्रोल सी कर लीजिए और यहाँ पर आके ठीक इसके सामने जिस यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। फिर वही काम करिए, साइज बराबर कर लीजिए और इसको ऑल बॉर्डर कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ लेंगे। तो फार्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू सम, और यहां से यहां तक वैल्यू को जोड़ लिया। जोड़ने के बाद क्या करना रहता है, ये टोटल रिसिप्ट है, मतलब सारा पैसा जो बिजनेस में आया वो है, माइनस, और ये पैसा वो है जो आपके पास से गया। तो कितना बचा आपके पास, 1 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ से प्लस लग गया है, इसे हटा देंगे। तो ये था स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन। इसमें हम लोगों ने क्या यूज किया है, डायरेक्ट मेथड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में डायरेक्ट मेथड। और इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन यूज किए थे जिसमें नेट प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह को ऐड किया था, उसमें हम लोगों ने इनडायरेक्ट मेथड यूज करा था। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का यूज करके हम लोगों ने दोनों मेथड को समझ लिया। अब स्टूडेंट्स, आपको मैंने कहा था कि 3 तरह के सवाल हम लोग करेंगे जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन अगर इस वीडियो को पेशेंस के साथ मेरे जो भी मैंने स्टेप्स फॉलो करे हैं उसको अगर आपने स्टेप्स को फॉलो करा तो यकीन मानिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत आसानी से आ जाएगा। अदरवाइज अगर हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, कभी माइंड से स्लिप हो जाता है या कभी हम उसको दोबारा वहां से कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो फिर वो जो एक सीरीज है वो छूट जाती है और सवाल लगाना जो होता है वो फिर मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कोशिश ये करा है कि एक आध वीडियो ऐसी बनाया करूं जो लंबी हो, लेकिन उसमें सारे जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको रखा जाए और उसको सॉल्व करके भी बताया जाए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अगर उस वीडियो को देखे तो अब उसको ये लगे कि हमने आज वीडियो अगर देखी है तो कैश फ्लो का जो हमें कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है, मुझे अब नेक्स्ट वीडियो की ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत भी होगी तो हमें अपने नॉलेज को और बढ़ाना है। बेसिक चीज़ें सारी हमें पता हैं, कैसे बनता है, एक्टिविटी कितनी तरह की होती हैं, उसमें क्या चीज़ें आती हैं। तो इसलिए मैं कभी कभी आपको एक बड़ी वीडियो भी उसमें अपलोड करूंगा और उसे आप ज़रूर देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद और अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, ताकि हमें स्टूडेंट्स आपकी बात समझ में आए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्रिपेयर करके आपको बता पाएँ।
खैर टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक में यही बात हो रही थी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे बनाते हैं। तो दो तरीका हमने आपको बताया है। उसके बाद उसमें एक और तरीका रह गया है जो आपको बताना है। ये तीसरा जो हम लोग का दो सेट्स था, ये तीसरा है, इसको हम लोग को करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और इसके अंदर सारी चीज़ें रख दी गई हैं। तो अब इसको मिला के हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो थोड़ा सा मुश्किल है जो अभी तक आपने समझा है, लेकिन यकीन मानिए बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे मैं बताते जाऊं वैसे वैसे करते जाइए, तो बहुत आसानी से आप कंपेयर कर पाएंगे और इवन क्वेश्चन को चेक भी कर पाएंगे कि सही है कि या गलत है। हमें क्या करना होगा, एक शीट्स ले लेते हैं और यहाँ पे मैंने बताया था कि आप 3 कॉलम यहाँ पे बना लीजिए। तो ये 3 कॉलम आप बना लेंगे। ये 3 कॉलम है, इसको ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद इसकी साइज बढ़ा लीजिए, 16 रख लीजिए, फिर ऑल बॉर्डर कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद जो पहला है उसे आप मर्ज कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर पहले वाले में लिख दीजिए आप पार्टिकुलर्स, फिर दूसरे में अमाउंट, तीसरे में भी अमाउंट। अब स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे फॉर्मेटिंग कर देते हैं जिससे बाकी लाइन से ये लाइन अलग लगे। तो ये कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इस लेटर का जो कलर है उसे चेंज कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है तो यही लिखेंगे। 2018 में 30,500 था आपके पास प्रॉफिट, अब 30,600 है। यानी कितना प्रॉफिट है, डिफरेंस कितना है, 100 रुपए का। इसमें तीनों एक्टिविटी स्टूडेंट्स आ जाएगी, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और इसे समझिएगा। क्लिक करके इसकी पिक्स रख लीजिएगा और इसे बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो चेंज है वो 100 रुपीज का है। तो आप यहाँ पे 100 रुपीज लिख दीजिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर 100 रुपीज। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन में। प्रॉफिट के बाद जनरल रिजर्व। देखिए पहले 50,000 था, अब 60,000। अब जनरल रिजर्व पहले क्यों आ गया, तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स की जनरल रिजर्व प्रॉफिट से ही बनता है, यानी प्रॉफिट से ही निकाल के वहां पे पैसा गया है। तो आप देख रहे हैं कि 50,000 से 60,000 हो गया है, यानी 10,000 से आपका रिजर्व बढ़ गया है। तो आप 10,000 रुपये क्या करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे लिख देंगे ऐड जनरल रिजर्व और 10,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। अब इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। अब ये एक्चुअल आपका नेट प्रॉफिट हो गया। फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऐड, क्या बताया था आपको, कैश एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो आप देख लीजिए कि कोई कैश या नॉन कैश एक्सपेंस है या नहीं है। तो एक्सपेंस तो नीचे कोई दिया ही नहीं हुआ है और बैलेंस शीट में एक्सपेंस और तो होता नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का कोई काम नहीं है। ये लाइन हटा देते हैं। अगर होता कोई एक्सपेंस तो ऐड करते। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऐड कैश और नॉन कैश एक्सपेंस के बाद आ जाएंगे वर्किंग कैपिटल में। तो वर्किंग कैपिटल में जब आएंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए बैंक लोन तो एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्रेडिटर पे आते हैं।
1,50,000 का क्रेडिटर था, 1,35,200 का हो गया, यानी 14,800 रुपये कम हो गया। क्रेडिटर लायबिलिटी होता है। तो जब लायबिलिटी कम होता है तो क्या बताया था आपको, याद करिए, मैंने कहा था कि लायबिलिटी कम हो जाए तो घटा देते हैं, तो आप यहाँ पर घटा दीजिए, क्योंकि आपका क्रेडिटर लायबिलिटी है, तो लिखिए डिक्रीज इन क्रेडिटर। कितना आ रहा था, 14,800, 14,800 आ रहा था। 1,50,000 में से 1,35,200 घटाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी एक लायबिलिटी है। पहले कितना था, 30,000, अभी कितना है, 35,000, यानी क्या हो गई, लायबिलिटी आपकी बढ़ गई। तो जब बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे आप बढ़ा दीजिए। देखिए ये लायबिलिटी थी, कंट्रोल एक्स करिए और यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल वी। ये लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी कम होती है तो हमने बताया था घटा देते हैं, तो यह लेस के नीचे रखेंगे। उसके बाद जो ये आपका क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये लायबिलिटी है, पहले 30,000 की थी, अब 35,000 की, यानी 5,000 रुपये से बढ़ गई है। तो जब स्टूडेंट्स बढ़ जाएगी तो हम इसे बढ़ा देंगे, इंक्रीज इन प्रोविजन। इसका साइज हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, 16 रख लेते हैं। और कितना चेंज हो रहा था क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पे है 30,000 के बाद 35, यानी 5,000 रुपये का चेंज है, तो आप 5,000 रुपये यहाँ पे लिख दीजिए। 5,000 रुपये हो गए, साइज का बढ़ा लीजिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे तो करंट लायबिलिटी का हो गया, ये दोनों फिक्स एसेट्स हैं तो इनको छोड़ दीजिए। स्टॉक पे आइए, पहले एसेट्स आपके पास 1,00,000 रुपए का था, अब 74,000 का है, यानी एसेट्स घट गया है। और हमने बताया था कि अगर एसेट्स घट जाए तो ऐड कर देते, उल्टा यानी घटेगा तो ऐड कर दे, यानी 26,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन डेटर, कितना, 26,000। दोनों का डिफरेंस स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा, टोटल वैल्यू नहीं लिखी जाती, बल्कि जो दोनों में डिफरेंस वैल्यू होती है वो लिखी जाती है, यानी कि 1,00,000 और 74,000 के बीच में जो डिफरेंस है। डेटर भी एसेट्स होता है, पहले 80,000 था, अभी 64,000 है, तो डिफरेंस कितना हुआ, तो 64,000 है, इसका मतलब कि 15,800 रुपये का डिफरेंस हुआ। तो ये भी क्या हो रहा है, घट रहा है। डेटर भी एसेट्स होता है, तो इसे भी हम लोग घटेगा तो ऐड कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन स्टॉक 15,800। इसे चेक करना हो तो ऐसे चेक कर सकते हैं कि वैल्यू हमारी सही जा रही है कि नहीं जा रही है। तो 80,000 में से 64,200 घटाना है, 80,000 में से इक्वल टू 80,000 फिर माइनस 64,200, तो 15,800 स्टूडेंट्स आएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास और कोई भी आपके पास करेंट एसेट्स लायबिलिटी नहीं बचा। कैश और बैंक को नहीं यूज करते, क्योंकि जब आप कैश फ्लो बना रहे हैं तो कैश और बैंक दोनों को एक ही माना जाता है। कैश और बैंक इक्विवेलेंट होता है, एक जैसा होता है, इस वजह से उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे, अब हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन में आ जाते हैं।
यहाँ पे इक्वल टू लगाइए 5,000, 26,000 ये हो गया। उसके बाद 10,100 प्लस ये वैल्यू। उसके बाद क्या करिए, इन दोनों को भी ऐड कर लीजिए, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू। अब क्या करना है, इसको घटा देना है। ये इतना आ गया। इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी हो गई, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, तीनों एक्टिविटी दी हुई है, तो तीनों इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आते हैं इन्वेस्टिंग में। तो इन्वेस्टिंग में याद होगा हमने कहा था सिर्फ दो ही चीजें आती, एक लोन यानी जो भी आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और आपका फिक्स एसेट्स। तो देखिए लॉन्ग टर्म बिल्डिंग है 2 लाख और 1,90,000, 2 लाख और 1,90,000, और यहाँ पे 1,50,000 और 1,69,000। तो ये पहले का डेटा है और ये 1,90,000 बाद का डेटा है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए कि पहले आपके पास 2 लाख रुपए की कोई वैल्यू थी, मशीन थी। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, साइज बढ़ा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और बाद में 19 में उसकी वैल्यू बचती है 1,19,000, 90,000। तो फर्क एकदम आपको समझ में आ रहा होगा कि 10,000 रुपए से क्या हो गई है, उसकी वैल्यू कम हो गई है। यानी कि आपकी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की जो वैल्यू है वो 10,000 रुपए से कम हो गई है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कैश डिक्रीज फ्रॉम, उसका नाम लिख देंगे कि कौन सी चीज थी, लैंड और बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपये आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ भी लिख सकते हैं, फाइनल वैल्यू उधर लिख दीजिएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक और हमारे पास असेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी। देखिए आपके पास पहले कितना था, 1,50,000, अब कितना है 169। तो डिफरेंस कितना है 19,000 रुपये का। तो ये जो 19,000 रुपये है वो बढ़ गया है। इस वाले केस में क्या हो गया था, घट गया था। तो बढ़ जाने का मतलब क्या है कि आपके पास आपने कोई पैसा यूज करा है, तभी आपका असेट्स बढ़ा है। यानी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करा होगा तभी आपका पैसा बढ़ा है, नहीं तो प्लांट मशीनरी तो एक साल में उसकी वैल्यू घट जाती है। इसका मतलब आपके पास से पैसा गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग। शायद मशीन थी, एक मिनट देख लेते हैं, मशीन। तो फ्रॉम मशीनरी। तो 16,000 रुपये का यहाँ पे फर्क देख लीजिए, कितने का फर्क रहता है। तो 19,000 का स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्क है, तो आप 19,000 यहाँ पे लिख दीजिए। और देख लीजिए कि कोई चीज़ है जो इसके अंदर आती हो। तो बस 2 ही चीज़ें हैं, क्योंकि तीसरी चीज़ जो है आपका कोई इन्वेस्टमेंट अगर होता तो आता, तो इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं। तो इस तरीके से अब इसका हम लोग टोटल कर देंगे। देखिए 19,000 माइनस में है, यानी पैसा गया है, और 10,000 आया है। तो अगर हम देखें तो 9,000 रुपये माइनस में हमारे पास आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरा जो है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं -9,000, और यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब स्टूडेंट जो तीसरा जो इसका है, ये ऑपरेटिंग हो गया आपका,
यहाँ से, उसके बाद क्या हो गया आपका इन्वेस्टिंग हो गया, और उसके बाद जो आखिरी है वो आपका फाइनेंसिंग है। तो फाइनेंसिंग में देखिए क्या आता है, शेयर्स आता है, जनरल रिजर्व आता है, और तीसरी चीज लोन। बस यही चीजें आती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पहले 2 लाख का कैपिटल था, अभी कितना हो गया 2.5 लाख, यानी पैसा आया है। तो आपको दिखाना है कि हमारे पास 50,000 रुपये आ गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। और यहाँ पे वैल्यू देख लेंगे कितना आ गया है, तो 50,000 रुपये आया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जनरल रिजर्व। तो आप जानते हैं कि जनरल रिजर्व का 2 जगह इस्तेमाल होता है। अभी आपको मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग में नेट प्रॉफिट में ले जाके ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट का हिस्सा होता है। दूसरी चीज, ये कैपिटल में जाके भी ऐड हो जाता है, तो इसलिए इसका 2 जगह ट्रीटमेंट होगा। तो 10,000 रुपये, चूंकि 50,000 थे और 10,000 ये, तो ये भी जाके उसमें ऐड हो जाएगा, इससे आपका कैपिटल का साइज बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे कैश फ्रॉम जनरल रिजर्व, ₹10,000। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको जोड़ देना है, 50,000 ये, 10,000 ये। अब आपको ये जो दोनों वैल्यू है प्लस वाली, एक तो वैल्यू ये थी यहाँ पे, ये वैल्यू में से 10,000 रुपये, और एक वैल्यू प्लस की ये थी, ठीक है, और 9,000 रुपये माइनस की वैल्यू थी जो ये है। फिर उसके बाद आप घटा देंगे। जब स्टूडेंट्स घटाएंगे तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि माइनस हटा देता हूँ, नहीं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आया 61,500। इसको लिखेंगे नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स, ये फाइनल वैल्यू थी, और इसको लाने के लिए हमें तीनों एक्टिविटी का इस्तेमाल करना पड़ा। इसे आप जो है बार बार, एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार देखें तो बिल्कुल समझ में आएगा। और फिर भी अगर कहीं डाउट होता है तो ज़रूर हमसे पूछ लें कमेंट्स करके, तो हम फिर दोबारा वीडियो छोटी करके बता देंगे। लेकिन मुझे लगा कि एक बार में पूरी चीज़ें बता देनी चाहिए, ताकि आप एक बार जब सिस्टम पे बैठें तो आप उसको एक एक एक्टिविटी को पॉज करके या पूरा एक बार में नोट्स कर लें, डाउन जहाँ पे आपको लगता है कि ज़रूरी है उसको नोट्स कर लें, और प्रैक्टिस भी चाहें तो साथ साथ कर लें, तो एक समझ में आ जाएगा। तो कभी कभी आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम पूरी भी वीडियोस बना दिया करेंगे, और वैसे तो जो जैसे जनरली हम लोग वीडियोस बनाते हैं छोटी एक एक टॉपिक पे, वैसे ही बनाते रहेंगे। तो ये था आज का हम लोग का टॉपिक स्टूडेंट्स, जिस पर हम लोग देख रहे थे कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, और उसको ये समझ रहे थे कि उसकी मीनिंग क्या है और उसको कैसे एक्सेल पे यूज़ करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इससे कितनी मदद मिलती है, इसका हमें इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है जो भी आपका ओपिनियन हमें दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपका जो भी लाइक सब्सक्राइब करते हैं उससे हमें एक मोटिवेशंस मिलता है, तो ज़रूर किया करें, और इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।